यूपी की रजिस्ट्रेशन है और नोएडा में हॉस्पिटल ढूंढ रहे हो तो आज की वीडियो में मैं लेके आऊँ आपके लिए सर्वोदय हॉस्पिटल। सर्वोदय हॉस्पिटल जो कि वेस्ट ग्रेटर नोएडा वाली साइड पे पड़ता है। इसके बारे में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या सैलरी मिलती है, वहाँ पे किस किस को ले रहे हैं, वहाँ पे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो वीडियो के साथ शुरू से एंड तक जरूर बने रहना। सबसे पहले हम लोकेशन की बात करते हैं। तो लोकेशन जो है इसकी सेक्टर 16 में पड़ता है, ये गौर सिटी 2 में। काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं तो उसके अंदर बस घुसते जाना। वहाँ पे इन्होंने साइन बोर्ड भी लगा रखे हैं कि सर्वोदय राइट, सर्वोदय लेफ्ट, है ना। तो पूरा आपको पता चल जाएगा कि सर्वोदय किस साइड पे है। तो ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। यहाँ पे आपको यूपी की रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको, अगर आपको ज्वाइन करना है। बेड की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है, 220 बेड के आसपास है। बाहर से देखने से वीडियो में भी आपको पता चल जाएगा, बाहर से देखने की छोटा हॉस्पिटल लगेगा। जैसे आप देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसकी बिल्डिंगें दोनों बैक साइड पे बनी है। तो अराउंड 220 के आसपास बेड का है ये, है ना। और यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब मौका है अगर आप जाना चाहते हो। काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, साफ़ सफाई है और अच्छी सैलरी भी आपको दे देगा, ठीक है। और सैलरी वाइज अगर बात करें तो अराउंड 20-22 के आसपास सैलरी आपकी आराम से मिल जाएगी आपको, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपके अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस सैलरी मिल जाएगी। और जो आपकी नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर अच्छी नॉलेज है फिर शायद अच्छी सैलरी भी आपको मिल जाए। लेकिन अगर एक्सपीरियंस है और नॉलेज अच्छी नहीं है तो फिर सैलरी ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना है यहाँ से, ठीक है। बाकी अगर ड्यूटी आवर्स की बात करें तो 6 से 7 घंटे की ड्यूटी रहती है यहाँ पे। मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट तीनों शिफ्ट चलती है। अगर आपको एंडोस्कोपी में मिल जाती है या फिर प्री और पोस्ट ऑप में मिल जाती है या ऑपरेशन थिएटर में मिल जाती है, कैथ लैब में, तो वहाँ पे आपकी 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, जनरल शिफ्ट रहती है। अदरवाइज आपकी ड्यूटी जो है शिफ्ट वाइज चलती है। जितनी भी नर्सेज है मोस्टली उनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी ही चलती है। और यहाँ पे हॉस्टल जो है लड़कियों को मिलता है, लड़कों को नहीं मिलता है। तो अगर आप मेल हो तो थोड़ा सा सिटी से बाहर, आपको गौर सिटी से बाहर निकलना पड़ेगा, तब आपको थोड़े सस्ते रूम मिलेंगे। अदरवाइज वहाँ पे रूम बहुत महंगे आपको मिलेंगे, ठीक है। और वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेशर को ले रहे हैं, लेकिन ओनली फीमेल को विद गुड नॉलेज, अदरवाइज आपको भी मना करेंगे। एक्सपीरियंस में मेल हो फीमेल हो दोनों को ही ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं भी गया था अराउंड बुध वीरवार को गया था मैं, तो मेरी तो हो गई थी सारा ही हो गया था वहाँ पे। तो आपको भी अगर जाना है तो किसी भी दिन जा सकते हो, मंडे टू फ्राइडे जाओ के ज्वाइन कर सकते हो और इंटरव्यू दे सकते हो। बाकी इंटरव्यू के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर लिखने वाला ज़्यादा होता है इनका, है ना। मेरे पास है बाकी फ़ोटो, अगर आप मेरा कोर्स लेते हो तो वो तो खैर आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपको इंटरव्यू। तो अगर वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड भी यहाँ पे मतलब ठीक ठीक सही रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है खैर, लेकिन 60-70% तक तो आपको मिलेगा अगर आप वार्ड में हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट जब आप जाओगे तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट लेके जाना। अभी जब मैं गया था तो उस टाइम पे भी एक स्टाफ आया था वहाँ पे। डॉक्यूमेंट क्या था कि सीवी ही नहीं था उसके पास, है ना। बोल रहे सर अपनी मेल दे दो, मैं सीवी शेयर कर देता हूँ। तो वो एक जो पहला आपका इंप्रेशन है ना वो खराब हो जाता है। तो इसलिए हमेशा डॉक्यूमेंट कंप्लीट लेके जाओ। आपका सीवी, आपका 10th +2 की मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद आपकी जैसे अगर आपने बीएससी जीएनएम जो भी करा है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन, डिप्लोमा, है ना, और जितनी भी मार्कशीट्स है वो। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड और 4 फोटोज़ जरूर लेके जाना, क्योंकि अगर आपका सब कुछ हो जाता है तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है इसका क्या है, जैसे हॉस्पिटल के अंदर आप एंटर करते हो तो आपको इसकी बिल्कुल बैक साइड पे चले जाना। बैक साइड पे जाओगे तो एक गार्ड बैठा आपको दिखेगा। तो वहाँ पे गार्ड जो है आपको एक आईडी दे देगा, आपका एक आईडी रखेगा और आपको मतलब एक आईडी कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आपको लेना है और 3rd फ्लोर पे, 3rd या 4th फ्लोर है इनका, वहाँ पे चले जाना। वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट है। तो लिफ्ट से निकलते ही सामने आपको एचआर डिपार्टमेंट दिखेगा। तो वहाँ पे उनको सीधा बोलना है कि हम इंटरव्यू के लिए आए। तो वो आपकी सबसे पहले आपको टेस्ट पेपर देंगे, ठीक है। टेस्ट पेपर जो मैं आपको दूंगा वही होगा वहाँ पे जो आपको मिलना है, ठीक है। और उसके बाद आपको टेस्ट पेपर फिल करके उनको देना है। देन वो आपके इंटरव्यू करवाएंगे। इंटरव्यू उनकी सीएनओ जो है, जो एनएस या डीएनएस किसी के साथ आपकी इंटरव्यू हो सकती है। तो वो इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, अराउंड 7-8-9 क्वेश्चन पूछे थे। तो आपसे कितना पूछे मुझे ये पता नहीं है, लेकिन आपको 100% वही क्वेश्चन पूछेंगे जो मेरे कोर्स में इंक्लूडेड हो गया। अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहते हो तो आपकी ज्वाइनिंग 110% में करवा के दूंगा। और आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, रेफरेंस मिल जाएगी और आपको रिटन पेपर भी मिल जाएंगे जो वहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो हर तरीके से आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इंटरव्यू फर्स्ट ही यहाँ पे क्लियर होगी और अच्छी आपकी सैलरी भी मिल जाएगी। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप का नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपको कोर्स लेना है। आपको कोर्स की सारी डिटेल भी भेज दूंगा। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं आपको विदिन 7 डेज रेडी करके वहाँ पे लगवा दूंगा। तो अभी हम बात करते हैं कुछ इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन की। तो वो सारे क्वेश्चन आप भी पढ़ के जाना। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं आते तो ये सारे क्वेश्चन का गूगल कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं फुली एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम चला जाता है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे।
सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछी थी, फिर उन्होंने पूछा आपने क्या-क्या पेशेंट देखा है, कौन-कौन से पेशेंट देखे हैं। फिर शॉक के बारे में पूछा कि कौन-कौन से शॉक के बारे में आपने सुना हुआ है। जैसे कार्डियो में था तो कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में, फिर उसके बाद हाइपोवोलेमिक, है ना, न्यूरोलॉजिकल, एनाफिलैक्टिक शॉक, या जितने भी शॉक आपको याद आ रहे हैं तो आप वो सारे बता सकते हो। लेकिन वही बताना जिसके बारे में आपको 110% पता हो। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा शॉक बता दिया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है और वो आपसे पूछे और आप बताना पाओ, ठीक है। और उसके बाद है हाइपोटेंशन की मैनेजमेंट। हाइपोटेंशन में मुझे जो सिचुएशन दी थी कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और पेशेंट को सडन हाइपोटेंशन हो जाता है तो किस वजह से होता है। तो कार्डिक में तो देखो ज़्यादातर जब भी पेशेंट को होता है वेंटिलेटर में चला जाता है पेशेंट, उस टाइम पे होता है, उस टाइम पे हम टर्मिन वगैरह दे देते हैं या फ्लूइड वगैरह दे देते हैं। लेकिन जनरल कंडीशन में अगर आपको पूछे तो आपको सबसे पहले बोलना है कि जब हम वाइटल चेक करते हैं, हमें अगर बीपी बहुत कम मिलता है तो हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं सबसे पहले कि ये तो नहीं है कि इस हाथ से आ रहा है इस हाथ से ठीक हो, है ना। तो क्रॉस वेरीफाई करते हैं, अगर आपको उतना ही मिलता है तो उसके बाद आप सबसे पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हो। फिर अगर डॉक्टर फ्लूइड देने के लिए बोलता है तो आप फ्लूइड देते हो। जितना भी फ्लूइड रश करने के लिए बोलेंगे तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर वो करना है। उसके बाद अगर उससे मेंटेन नहीं होता तो फिर अगर वो हमें नॉरेड लगाने के लिए बोलते हैं तो नॉरेड्रेनालिन हम स्टार्ट करते हैं। उससे भी नहीं हो रहा है, साथ में स्पोर्ट के लिए वैसोप्रेसिन स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं तो वो करते हैं। डोपामिन जो भी वैसोकंस्ट्रिक्शन मेडिसिन होती हैं जिसके साथ बीपी बढ़ता है तो वो सारी मेडिसिन हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ईसीजी की लीड प्लेसमेंट के बारे में पूछा था, तो ये बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है। तो कार्डिक वाले हो तो फिर तो 100% आपसे पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि फ्रेशर जब हम होते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें बहुत बार करवाते हैं। लेकिन ईसीजी अगर करने के लिए आपको बोले तो मुझे लगता है ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसको ईसीजी करना नहीं आता। और इवन किसी ने +2 करी है उसको मैं एक बार बता दूं यहाँ पे लीड लगा दो तो वो भी ईसीजी कर सकते हैं, बट उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको बतानी है। जैसे V1 कहाँ पे लगती है, V2, V3, V4, V5, V6। तो ये 6 लीड की चेस्ट प्लेसमेंट का आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ लेना, मतलब जो V1 है राइट साइड ऑफ द स्टर्नम, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। फिर V2 जो है लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। जो थर्ड वाली है 4 और 2 के बीच में लगती है। जो 4 वाली है वो लगती है मिड क्लेविकुलर लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। जो 5 वाली है वो लगती है इंटीरियर एक्सिलरी लाइन और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। जो 6 वाली है वो लगती है मिड एक्सिलरी लाइन और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, है ना। तो इस तरीके से आपको पूरी प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए और ये सारी आपको इसी तरीके से बतानी है, तभी उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ भाई आपको पता है कि ईसीजी कैसे करते हैं। और अगर आप बोल देते हो कि ईसीजी करने के लिए आपको चेस्ट लीड का पता नहीं एग्जैक्ट लोकेशन, लेकिन आप बोलोगे मैम पहले हम इस साइड पे लगाएंगे, दूसरी इस साइड पे, फिर थोड़ी सी नीचे, फिर हम ऐसे ऐसे राइट को लगाते जाएंगे, तो ये कोई तरीका नहीं बताने का ना। बहुत सारे स्टूडेंट जब मैं मॉक इंटरव्यू करता हूँ जो मेरा कोर्स लेते हैं तो उनसे मैं पूछता हूँ तो वो मुझे ऐसे ही बता देते हैं ना, हम करना आता है, हम दिन की 50 ईसीजी भी कर देंगे, बट उनको नहीं पता है कि कहाँ पे लगाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी ना होता है। और उसके बाद नर्सिंग केयर प्लान के बारे में पूछा था कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हो ना। तो नर्सिंग केयर प्लान का आपको जनरली पता है, पहले हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। सब्जेक्टिव मतलब जो पेशेंट हमें बताता है, ऑब्जेक्टिव जो आप ऑब्जर्व करते हो। उसके बाद ये दोनों चीज़ें होने के बाद आप एक डायग्नोज बनाते हो। डायग्नोज के बाद आप गोल बनाते हो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्या ठीक करना है। उसके बाद आप इंटरवेंशन करते हो या प्लानिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि हम क्या क्या करेंगे जिसके साथ पेशेंट ठीक होगा। उसके बाद आप वो सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देते हो। इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो लास्ट पे आता है वो आता है रैशनल या फिर इवेल्युएशन भी बोल सकते हो ना। तो उसमें सारी चीज़ें हमें कंफर्म हो जाती है कि जो हमने किया है उसका क्या असर हुआ है या कितना वो ठीक हुआ है। तो ये सारी चीज़ नर्सिंग केयर प्लान में आती है और इसी तरीके से ही आपको उनको बताना है, ठीक है। बाकी अपनी साइड से और अगर इलेबोरेट करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद इन्फेक्शन प्रिवेंशन के ऊपर उन्होंने पूछा था कि कैसे इन्फेक्शंस होने से प्रिवेंट कर सकते हो पेशेंट को। तो देखो बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो ना। बायोमेडिकल वेस्ट भी इसी के अंदर आ जाता है। तो उसके बाद हैंड हाइजीन के बारे में आप बता सकते हो। उसके बाद एसेप्टिक प्रोसीजर के बारे में आप बता सकते हो। उसके बाद जितने भी प्रोसीजर करते हो उन सब प्रोसीजर को आपको अच्छे से परफॉर्म करना है ताकि इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके। फिर बैरियर नर्सिंग और रिवर्स बैरियर नर्सिंग का आप यूज़ कर सकते हो। प्रॉपर पीपीई का यूज़ कर सकते हो ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, उसका आप यूज़ कर सकते हो जिसके साथ आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हो ना। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे भी आपको लगता है कि आप इन्फेक्शन होने से पेशेंट को बचा सकते हो। बाकी यूटीआई सबसे कॉमन है जो पेशेंट्स को हो जाता है, तो इससे भी खास पेशेंट को बचा के रखना होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नीडल स्टिक इंजरी के बारे में पूछा था कि नीडल स्टिक इंजरी अगर हो जाए तो क्या करते हैं और इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। तो इसका देखो एक ही प्रोटोकॉल है जो आपको बताना है कि अगर नीडल स्टिक इंजरी होती है सबसे पहले तो घबराना नहीं है,
ठीक है, घबराहट तो होती है जब सामने आपको पता चले कि एचआईवी पेशेंट की नीडल आपको प्रिक हुई है, तो घबराहट किसको नहीं होगी, है ना। प्रिक हो गई है तो उसके बाद आपको स्क्वीज़ नहीं करना है। स्क्वीज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे बन जाता है, और जैसे ही आप छोड़ते हो तो जो बैक्टीरिया ऊपर लगा होगा वो अगर ना भी अंदर जाने वाला हो तो भी दबाने के बाद वो अंदर चला जाता है, ठीक है। तो एक तो नेगेटिव प्रेशर नहीं देना, मतलब स्क्वीज़ नहीं करना है। दूसरा, आपको रनिंग वाटर के नीचे उसको रखना है। जब आपकी ब्लड निकलना बंद हो जाता है उसके साथ साथ ही आपको अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है, आईजीएन को इन्फॉर्म करना है और एक इंसिडेंट फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाना है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी जाके आप इंसिडेंट फॉर्म फिल कर सकते हो, वो तो बात की भी बात है, लेकिन पहले आपको अपनी सेफ्टी ज़रूरी है, पहले वो देखनी है ना। ये फॉर्म बाद में भी देखे जाएंगे, लेकिन फिल करना होता है। तो इमरजेंसी में जाओ, फिर वो डॉक्टर को दिखाओ, उसके बाद आपके टेस्ट होंगे, फिर पेशेंट के टेस्ट होंगे। कुछ पॉजिटिव आता है तो फिर उसी हिसाब से आपकी मेडिसिन वगैरह जो है चलती है। ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हो, जब भी कोई भी काम कर रहे हो जहाँ पे भी नीडल एक्सपोज हो रही है ना, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब जैसे मान लो, एक तो रिकैपिंग नहीं करना है। मोस्टली स्टाफ क्या करता है, जैसे मान लो पेशेंट का सैंपल लिया, उसके बाद हम ऐसे रिकैप करते हैं और रिकैप करने के चक्कर में प्रिक हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है वो पहले पेशेंट का ब्लड में भी चली गई नीडल और सारी चीज़ें मिक्स हो गई और उसके बाद आपको लग गई, तो उसमें तो हाईली चांसेस है कि आप पॉजिटिव हो सकते हैं अगर पेशेंट पॉजिटिव है ना। तो रिकैपिंग को हमेशा अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ है, जब भी कोई मेडिसिन देते हो, कोई कैनुला लगाते हो, जो भी करते हो, हमेशा पंक्चर प्रूफ कंटेनर पीपीसी जिसको हम बोलते हैं, वो अपने एक पास रखना है। और यहाँ पे आपने मतलब जनरेट हुआ है, यहाँ से भी वेस्ट जनरेट हुआ है, उसी टाइम वहीं पे ही आपको उसमें बिन में डाल देना है, वाइट बिन में, है ना, ताकि चांसेस इसके बहुत कम हो, ठीक है। दूसरी मेन तो यही 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसके साथ हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी एजुकेट तो करना है स्टाफ को, और खुद को भी एजुकेट होना है ताकि आप इसको प्रिवेंट कर सको। तो उसके बाद उन्होंने पूछा था कि हाउ यू कैन मैनेज अनकॉन्शियस पेशेंट। तो पेशेंट अनकॉन्शियस होने के बाद देखो, मोस्टली ना जो कंडीशन आती है वो हॉस्पिटल के बाहर की देते हैं, कि अगर आप हॉस्पिटल से बाहर हो तो आपको ऐसा पेशेंट मिलता है तो क्या करते हो। तो वहाँ पे देखो, आपको BLS फॉलो करना है। 5 स्टेप है BLS के जो आपको कभी नहीं बोलने। तो ये 5 स्टेप अगर आपने याद कर लिए तो समझो सारा आपका अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर हो जाएगी। देखो, सबसे पहले क्या है, जो फर्स्ट स्टेप वो क्या कहता है, सबसे पहले सीन सेफ्टी। अगर पेशेंट आपको गिरा हुआ देख लिया, पहले आपको सीन को सेव करना है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सिचुएशन दी है कि सड़क पे पेशेंट आपने देखा, पेशेंट गिर गया तो क्या करोगे, या फिर पेशेंट को हो सकता है करंट लगा, तो वहाँ पे ही आप जाके उनकी मतलब आगे की स्टेप फॉलो करो, लेकिन सीन सेफ्टी भूल जाओ तो आपको भी करंट लग जाए, या आपके ऊपर से बस निकल जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए सबसे पहले सीन सेफ्टी कर ली। उसके बाद है चेक रिस्पॉन्स चेक करा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो तीसरा है कॉल फॉर हेल्प। तो कॉल फॉर हेल्प करना, जो भी आपके आसपास है, जो भी है उनको आपको बोलना है कि या तो एम्बुलेंस को बुलाओ, या डिफिब्रिलेटर। आजकल कभी मॉल में चले जाते हैं या ऐसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट एड किट में छोटा एक डिफिब टाइप का होता है, वो बस आपको पैडल अटैच करने हैं। वो आपको बताता रहता है कि शॉक देने की ज़रूरत है या नहीं है ना। तो वो यहाँ पे मुझे पता नहीं होता है कि नहीं, लेकिन कुछ मॉल वगैरह में वो रखते हैं, जब कोई ऐसी अथॉरिटीज़ होती है वहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो ये है, बाकी नहीं तो सीधा कॉल फॉर हेल्प में सीधा एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, है ना। ये चीज़ होगी। उसके बाद 4th स्टेप है, चौथा स्टेप है चेक कैरोटिड पल्स एंड रेस्पिरेशन। तो ये दोनों चीज़ें मतलब आपको विदिन 10 सेकंड चेक करनी है। अगर आपको मिलती है पल्स तो ठीक है, नहीं मिलती तो स्टार्ट CPR, 5वां स्टेप है ना, तब आपको CPR स्टार्ट कर देना। तो इस तरीके से आपको BLS को परफॉर्म करना है किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे पूछे गए थे। बाकी ये सारे क्वेश्चन मेरे कोर्स में इंक्लूड है और पूरे ब्रीफली मैंने इनको समझा रखा है। और मेरे जो स्टूडेंट है वो अभी वहाँ पे रिसेंट में मैंने 5-6 स्टूडेंट को भेजा है, उनका हो भी गया है। तो अगर आप भी वहाँ पे जाना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपकी फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हो जाए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको मैं विदिन 7 डेज रेडी करके यहाँ पे भेज दूंगा और आपकी आराम से ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। आपकी ज्वाइनिंग की टेंशन आपको नहीं लेनी है, वो मेरी टेंशन है कि आपको मैं कैसे और कहाँ पे लगवाऊंगा। आपका बस काम है पढ़ना, बाकी सब आप मेरे पे छोड़ दो। अगर आपको कोर्स लेना है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ पे डायरेक्ट मुझे हाई लिख के भेजो और मुझे बताओ कि आपको कोर्स लेना है। कोर्स की सारी डिटेल मेरा AI आपको दे देगा। उसके बाद आपको जो भी कोर्स लेना हो आप मुझे बता देना। कोर्स के प्राइस मैंने बहुत कम कर रखे हैं, तो अगर आपको भी हॉस्पिटल ज्वाइन करना है और आप चाहते हो कि फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हो जाए तो आप ले सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो आगे वाली कोई भी वीडियो को आप स्किप न कर पाओ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।